पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त ईरान अमेरिका मुआहदे पर लगी हुई हैं। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से 24 घंटों में मुआहदे पर दस्तखत के बयान और इस पर सदर ट्रंप की जानिब से मोहर सख्त किए जाने के बाद ये उम्मीद आज हो चली थी कि इस पर दस्तखत हो जाएंगे, लेकिन हालात ने करवट उस वक्त ली जब इसराइल ने लेबनान पर बड़ी शिद्दत के साथ हमला किया, जिसके बाद ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह ने ये बयान दिया कि अमेरिका या तो अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करने का इरादा नहीं रखता या फिर इसके पास ऐसा करने की सलाहियत मौजूद नहीं है, और ऐसी सूरत में मुज़ाकरात या किसी भी अमल को आगे बढ़ाने की बात करना मुमकिन नहीं रहेगा। इस बयान के फौरी बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर रद्द-ए-अमल दिया। लिखा कि ख़ास तौर पर ऐसे दिन जब हम ईरान के साथ अमन मुआहदे के इंतहाई करीब हैं, ये हमला नहीं होना चाहिए था। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, ताहम जिस हमले के जवाब में ये कार्रवाई की गई है वो बेमायनी और गैर अहम नौयत का था। आलमी मीडिया भी कुछ मुमकिन तौर पर इस मुआहदे के हवाले से कुछ तफसीलात ला रहा है सामने, जिसके मुताबिक एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया है कि ईरान इस बात पर मुत्तफिक हो गया है कि वो न तो जौहरी हथियार हासिल करेगा और ना उसे बनाएगा और ना हासिल करेगा। मुजव्वज़ा मुआहदे पर दस्तखत के बाद आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। तिजारती जहाज़ों को बगैर किसी फ़ी के गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। अमेरिका ईरान के 25 अरब डॉलर्स के मुंजमद असासे ये भी जारी करेगा। ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों को मखसूस मुद्दत के लिए हटाया जाएगा और ईरान की बंदरगाहों पर आयद पाबंदियाँ भी उठा ली जाएंगी। ये मुमकिन पॉइंटर्स के तौर पर मामला सामने आया है। मेरे इंतहाई इस सारे मामले पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सबसे पहले खालिद चिश्ती साहब हैं, एयर कोमोडोर हैं, रिटायर्ड दिफाई तज्जियाकार हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ और इसके साथ साथ जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सीनियर आयशा तंजीम साहिबा प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रही हैं। मैं आप दोनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। खालिद चिश्ती साहब, सबसे पहले ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। अमरीका और ईरान, हमें तो ऐसा लग रहा था कल, हालांकि उससे पहले तक लग रहा था कि शायद दोबारा 28 फरवरी की तरफ वाले मामला जा रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा लगा कि शायद मुआहदा हो जाएगा, उस पर दस्तखत हो जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से एक इशारा आया, लेकिन फिर ईरान के अंदर से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। उनका कहना है कि मुआहदा तो होगा लेकिन आज नहीं होगा। क्या वजह समझ आती है आपको मुआहदा आज ना होने की? बहुत शुक्रिया किरण नाज साहिबा, आपने इनवाइट किया। देखिए, सबसे बड़ी एप्रीहेंशन ही इसके अंदर शो स्पॉयलर्स ही की थी। मेरा मानना ये है कि ये जो उनकी ख्वाहिश है, जिस तरह की अरेंजमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप और इजराइल चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि एक सिक्योरिटी ऑर्डर मिडल ईस्ट के अंदर इंक्लूडिंग ईरान ऐसा हो जो अमेरिकन डिजाइन जरूर हो लेकिन इजरायली लेड हो, ईरान सबसर्विएंट हो और मिडल ईस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड हो। ये उनकी ख्वाहिश है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो एक न्यू फाउंड रियलिटी का एहसास कर लिया है कि उनकी जो मिलिट्री है उनको वो नेगोशिएशन की स्ट्रेंथ नहीं दे सकी मेज पर डिप्लोमेटिकली, क्योंकि जब जंग आप छेड़ते हैं तो इसीलिए करते हैं। और हमेशा मैं अर्ज करता आया हूं कि जिसको कहा जाता है ना कि वॉर इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी थ्रू मिलिट्री मीन्स, तो मिलिट्री मीन्स किए ही इसलिए जाते हैं कि आपको डिप्लोमेटिक एडवांटेज मिले जंग के बाद मेज के मुज़ाकरात की मेज पर। वो जब प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं हासिल हुए तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये रियलाइज कर लिया था कि इस तरह जंग जीती नहीं जा सकती, एक फेस सेविंग चाहिए थी उनको, क्योंकि अभी भी वो सुपर पावर है, सबसे बड़ी मिलिट्री है। लेकिन दरमियान में इजराइल फैक्टर हमेशा से रहा है और मैं तो हमेशा मानता आया हूं कि जाहिर है, और ये सबसे बड़ा प्रेसिडेंट ट्रंप का इम्तिहान भी यही है, वो ये कि वो नियत कर भी लें तो उस पर कायम कितनी देर रह सकते हैं, उनको मैनिफेस्ट करने की लिबर्टी है या नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो किस तरह मैनेज कर पाते हैं। और आखिरी बात आपको बड़ी जरूरी मैं अर्ज करते चलूं कि ईरान का भी बदइत्मादी की अमेरिका के ऊपर या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको ख्याल ही यही है और उनका मानना यही है कि ये जंग इजराइल की स्पॉन्सर्ड है। आप जो बात करें खालिद साहब, उससे जो मैं समझ पा रही हूँ, ये जो मुआहदा ना होना ये इजराइल की वजह से है कि हिजबुल्लाह के ऊपर उनके जवाब में फिर अटैक किया गया, या फिर इस वक्त जो ईरानी क़यादत में हमें दिखाई दे रहा है कि जो वहाँ पर लोग हैं, कल एक एहतजाज भी हो गया, फिर ईरान की क़यादत के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, IRGC का मुख्तलिफ स्टेटमेंट आ रहा है, तो ये रीज़न नहीं है इसके पीछे मुआहदा ना होने? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेनली इजराइली लेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इजराइल चाहता नहीं है कि कोई डील हो, वो एक विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी
यूनिटी हमास की, हिजबुल्लाह की, ईरान की खोले रखना चाहता है, क्योंकि जब आप एग्रीमेंट कर लेते हैं तो एग्रीमेंट एक बाइंडिंग हो जाती है, एक ऑब्लिगेशन हो जाती है, किसी ना किसी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आती है। जब आप इसको ओपन एंडेड छोड़ दें कि नो वॉर नो पीस, तो वो इसराइल को बहुत सूट करती है, पहली बात तो ये। और इसीलिए आपने नोट किया होगा कि ईरान के सस्पिशन ही इसी बुनियाद पर है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो पोस्चरिंग कर रहा है वो भी अनलाइकली है कि किसी तरफ कन्वर्ज करे। लेकिन नेगोशिएशन में ये पोस्चरिंग पार्ट ऑफ द सिलेबस भी होता है, पार्ट ऑफ द डील भी होता है, पार्ट ऑफ नेगोशिएशन भी होता है। वो इसलिए कि आप ओपोनेंट को, अपने मुखालिफ को ये कह के रिपीट करके याद कराते रहते हैं कि मेरी कोई डेस्परेशन नहीं है, मेरा कोई सुपर एक्साइटमेंट नहीं है डील करने की, नहीं हुई तो फिर भी कुछ नहीं होगा, ये पार्ट ऑफ नेगोशिएशन होता है। सही। ओके आयशा साहिबा, ये फरमाइए, इससे पहले जब ये अटैक्स होने से पहले तो हमें अब अच्छे से मालूम भी था कि ईरान की क़यादत के अंदर कुछ रिफ्ट भी है, कुछ नाराजगियां भी है, लेकिन फिर जब अमेरिका की तरफ से अटैक्स हुए उसके बाद हमने देखा बड़ी यूनिटी नजर आई, और पिछले कई सारे दिनों तक तो हमें एक यूनिटी का मंजर माहौल नजर आता रहा। लेकिन अब एक सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ डेवलप हुई है। अब्बास इराक़ची साहब हो गए, बाकर कालीबाफ हो गए, जो कि वो ऑलरेडी एक हार्डलाइनर हैं, उनके खिलाफ मुजाहरे होना मुमकिन तौर पर अमेरिका के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं, तो क्या आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त ईरान की भी जो क़यादत है वो भी खुल के आई है सामने, वहां पर भी जो एक पेज नहीं है वो नजर आ रहा है? देखिए, एक पेज तो ईरान में हमें इसलिए नज़र आ रहा था कि ख़ास तौर पे जो पिछली क़यादत थी, जब पहली दफ़ा अमेरिका ने हमला किया और 50 के करीब लीडर्स की हलाकत हो गई, और ख़ास तौर पे आयतुल्लाह ख़amenei की जब हलाकत हुई, तो जो बड़े आयतुल्लाह साहब थे, तो उनके अंडर तो बहुत यूनिटी थी। उसके बाद आपको एक जो होता है ना, किसी भी एनवायरनमेंट में एक पावर स्ट्रगल होती है, और आप कहते हैं कि ईरान जो है उसमें IRGC एक बहुत बड़ी ताकत है, तो पावर के 3 सेंटर्स बन गए हैं। तो जाहिर है कि जब भी पावर्स के 2 या 3 सेंटर्स होते हैं तो उनमें आपस में इख्तलाफात होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो अभी खालिद चिश्ती साहब ने बात की, एक मैं बात यहाँ पे थोड़ी सी उनसे बसद एहतराम इख्तलाफ करूंगी। माजी में इजराइल और अमेरिका के अहदाफ मिडल ईस्ट में एक रहे हैं। ये कई दहाइयों के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत खुले तौर पर यह बात सामने आ रही है कि इसराइल और अमेरिका के अहदाफ इस वक्त मुख्तलिफ हैं। अमेरिका ने यह जंग भी मुख्तलिफ अहदाफ के साथ शुरू की थी, और अब वो ख़त्म भी मुख्तलिफ अहदाफ के साथ करना चाह रहे हैं। सदर ट्रंप की कोशिश है कि यह जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो, इसराइल की कोशिश है कि यह जंग जारी रहे। तो जब आपके अहदाफ मुख्तलिफ हो जाते हैं, तो वो जो बात हुई कि क्या इसराइल इसको सबटाज करना चाह रहा है, क्या कौन से अहदाफ है अमेरिका के जो आपको मुख्तलिफ अब नजर आते हैं? देखिए, जब ये जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त सदर ट्रंप का ये ख्याल था कि ये बहुत मुख्तलिफ अरसे तक रहेगी। वहाँ बार बार उन्होंने खुद भी और उनके जो हामी थे उन्होंने भी वेनेजुएला के मॉडल का बार बार जिक्र किया। वेनेजुएला में हुआ ये था कि अमरीकी फौज के स्पेशल फोर्सेस के दस्ते गए थे और निकोलास मडोरो जो उनके सदर हैं उनको वो उठाकर अमेरिका ले आए थे कुछ इल्जामात में, जिसपे उनपे तो मतलब लिटरली वो चंद घंटों में वो रैप अप हो गया था। कहा बहुत सारे मॉडल को फॉलो करना चाह रहे थे। इनफैक्ट ये वाली बात उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले एक बार फिर अपने ट्रुथ सोशल पर भी और इंटरव्यू जब दिया था उन्होंने मॉर्निंग शो को, तो उसमें भी उन्होंने यही बात की थी कि वो वेनेजुएला को ना भूलें, उसी तरह के मॉडल को फिर आगे फॉलो कर सकते हैं ईरान के लिए। अच्छा चिश्ती साहब ये फरमाइए सर, रॉयटर्स हो गया, अल अरेबिया हो गया, इनकी तरफ से कुछ मुमकिन जो पॉइंटर्स हैं मुआहदे के कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं, वो आ रहे हैं सामने, जिसमें दावा ये हो रहा है कि ईरान जोहरी हथियार हासिल न करने की यकीन दहानी करवाएगा। मुआहदे के मुताबिक इसके बदले में तेल की फरोख्त पर रियायतें की जाएंगी, जो उनके असासे हैं मुजमिद वो बहाल किए जाएंगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से अगर मैं देखती हूँ तो वहां से तो इस बात की नफी की जा रही है। और दूसरी चीज ये कि इसमें मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से भी कोई बात नहीं है, जो मुमकिन मुआहदे के हवाले से बातें सामने आ रही हैं। इसकी क्या वजह है सर? देखिए, जो आयशा साहबा कह रही थी मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इनका मिसाइल प्रोग्राम है, सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है इसराइल की ख्वाहिश ये है कि इवन न्यूक्लियर से भी प्रेफरेंस मिसाइल टेक्नोलॉजी को दी जाए, एलिमिनेट या रोल बैक करने की। क्योंकि देखिए, जब आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर भी लेता है कोई मुल्क, तो वो एक वाहिद एक्सप्लोजन होता है जो वो करता है अपने मुल्क के अंदर, बाकी उसने डिजाइन किया होता है कहीं और डिलीवर करने के लिए, जैसे अमेरिका ने किया। तो इसराइल को ये पता है कि अगर ये ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट की फैसिलिटी हासिल कर भी ली
तो डिलीवरेंस असल मकसद है। जब तक वो डिलीवर एक्यूरेटली नहीं कर पाएगा, डजंट मैटर कि कौन से मुल्क, सारी दुनिया भी न्यूक्लियर हो जाए, तब तक डिलीवरी ना कर पाए। तो इसराइल को थ्रेट उन बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल से है जो वॉरहेड कैरी कर सकते हैं। मेन डिफरेंसेस इधर कन्वर्ज हो रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ईरान को असल में ट्रैक रिकॉर्ड अमेरिका का इतना अच्छा नहीं है। क्रेडिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि क्विकली 2015 का जेसीपीओ हुआ था, तो वो क्या हुआ था, 8 टन न्यूक्लियर एनरिच्ड मटेरियल ईरान ने हवाले किया था कैस्पियन सी के रास्ते रूस को वॉलंटरली। 440 ग्राम इस वक्त है सिर्फ उसके पास। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 18 टाइम्स कम है इस वक्त इसके पास, जो उसने 2015 में विलिंगली दे दिया था। तो क्या मिला इस मुल्क को? पीस मिल गया ईरान को, कोई फ्यूचर गारंटी मिल गई, जंग से बच गया? वो नहीं हुआ। तो क्रेडिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे बड़ी जो मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि बिल्कुल ठीक। और सर एक तरफ जी, ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन उसी तनाजुर में अब ये भी हो रहा है कि एक तरफ हम देख रहे हैं मुआहदे की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ लेबनान, जिसका जब सीज फायर हुआ था तो लेबनान भी शामिल था, और फिर उसके बाद मीटिंग्स भी करवा दी डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान और इसराइल के दरमियान। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मौके पर कि जब मुआहदे की बात हो रही हो और वहां पर इसराइल की तरफ से अटैक कर देना, ये वही वाला किरदार अदा करने की अभी भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से मुआहदा ना हो पाए। जी देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का इस पर दो जगह इम्तिहान है, या दो एस्पेक्ट्स हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप पे देखे जाएंगे, जो हम भी देख रहे हैं। देखिए, एक होती है आपकी इंटेंशन और एक होती है कैपेबिलिटी। इंटेंशन तो सबकी अच्छी हो सकती है, आया आपकी कैपेबिलिटी है, तो जब तक आपकी इंटेंशन को या कैपेबिलिटी को बैक आप एक दूसरे को ना करें, तो इट डजंट मैटर कि प्रेसिडेंट ट्रंप की क्या ख्वाहिश है। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते होंगे डील करना, लेकिन फिर उन्होंने सही मानों में उनका इम्तिहान तब होगा वो अपनी कैपेबिलिटी भी साबित करें कि उन्होंने कर सकना है इस डील को मटेरियलाइज और मैच्योर। और आप एक और चीज मैं क्विकली बताता चलूं कि ईरान की हिस्ट्री रही है, मैं 2-2.5-3 हजार साल वाली हिस्ट्री नहीं बताऊंगा। मैं रोनाल्ड रेगन से शुरू करता हूं कि जब रोनाल्ड रेगन हुकूमत में आए थे, उन्होंने ईरान को प्रेशराइज किया था। उस वक्त हिजबुल्लाह बनी थी। उसके बाद अब क्लिंटन आए थे, उन्होंने ईरान को दोबारा प्रेशराइज किया, तो इसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए, जिन्होंने ईरान को एक्सेस ऑफ ईविल कहा था। उस वक्त इन्होंने अपना न्यूक्लियर और ये सैटेलाइट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शुरू कर दिया। दो सुदूर ऐसे हैं जिन्होंने मिलिट्री हमला किया। एक जिमी कार्टर, जिन्होंने ऑपरेशन ईगल क्लॉ किया था 24-25 अप्रैल 1980 को अपने हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कराने के लिए, वो बुरी तरह फेल हुआ। 8 अमेरिकन मारे गए, 8 हेलीकॉप्टर C-130 तबाह हुए। जिमी कार्टर उसी अप्रैल के बाद जो 7-8 महीने बाद इलेक्शन हुआ, वो हार गए थे सेकंड टर्म का, और सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि वो इस वजह से हारे थे कि वो ऑपरेशन में एम्बेरसमेंट हुई अमेरिका को। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी यही किया, एक नई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की शक्ल में ईरान को दे दी है। 47 सालों से ईरान को शायद खुद भी नहीं पता था कि वो इतनी इफेक्टिवली कर सकता है। तो ये हर मिलिट्री एक्शन बैकफायर हुआ ईरान में। क्या इसके नताइज भुगतने पड़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप को? आयशा साहिबा, ये भी फरमाइएगा कि डेमोक्रेट्स जिस तरह से अभी खालिद चिश्ती साहब बात कर रहे हैं कि इतना कोई अच्छा रिएक्शन अमेरिका के अंदर भी मौजूद नहीं है इस मुआहदे के हवाले से, तो डेमोक्रेट्स तो बड़ा आप खुलकर तनकीद कर रहे हैं ना। कुछ अरकान को भी इस मुआहदे के हवाले से ये एतराज है कि शायद अमेरिका सरेंडर कर रहा है इस मुआहदे को लेकर। क्या है देखिए, डेमोक्रेट्स को इस मुआहदे को लेकर? जी, डेमोक्रेट्स को ये एतराज नहीं है कि अमेरिका सरेंडर कर रहा है। डेमोक्रेट्स को तो ये एतराज है कि ये जंग शुरू ही क्यों की गई थी। तो यहाँ अमेरिका में खासतौर पे डेमोक्रेटिक पार्टी और जो अपोजिशन है वो तो शुरू से इस जंग के खिलाफ है, और वो तो ये कहते हैं कि ये जंग शुरू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो और इस जंग की वजह से ज़ाहिर अमेरिका में तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं और महंगाई का भी एक डर है। और अगर अभी गर्मियों के मौसम में अमेरिका में ट्रैवल वगैरह ज़्यादा होता है, और अगर ये जंग ख़त्म ना हुई और तेल की कीमतें वापस ना गई, तो ये महंगाई दूसरे सेक्टर्स में भी नज़र आना शुरू कर देगी। जो रिपब्लिकन्स हैं, रिपब्लिकन पार्टी, कुछ लोगों को बहुत कम लोग हैं जो ये कह रहे हैं बाकायदा कि अमेरिका सरेंडर कर रहा है। क्योंकि देखिए, अभी तक रिपब्लिकन पार्टी पे सदर ट्रंप का होल्ड बहुत ज़्यादा है। वो हमने इस तरह देखा कि आप जो मर्जी कह लें कि उनकी अप्रूवल रेटिंग सही है या नहीं है, लेकिन अभी जो प्राइमरीज हुए उसमें जो उम्मीदवार रिपब्लिकन पार्टी के सदर ट्रंप को बहुत ज्यादा नापसंद थे, वो प्राइमरीज में हार गए। सो इसलिए रिपब्लिकन पार्टी पे भी सदर ट्रंप की बहुत ज्यादा होल्ड है। तो अब अगर फॉक्स न्यूज देखें, मैं अभी आपके प्रोग्राम से पहले इसीलिए फॉक्स न्यूज खोल के देख रही थी कि मुझे अंदाजा हो जाए, तो कोई भी खुल के ये नहीं कह रहा कि अमेरिका सरेंडर कर रहा है। अगर सदर ट्रंप ये डील करेंगे तो उनके जो जी